प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एनवायरमेंटल साइंस के कोर्स के वीक 6 में हैं, 6वें सप्ताह में हैं, जिसके 21वें लेक्चर में हम जल प्रदूषण के बारे में समझेंगे। तो इसका जो मेन कंटेंट है जो हम आगे पूरा पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, उसमें हम बेसिकली जल प्रदूषण के बारे में जानेंगे, उसके कौन कौन से प्रकार है वो देखेंगे, ये जल प्रदूषण के क्या क्या स्रोत हैं वो देखेंगे, प्रदूषकों के कौन कौन से प्रकार हैं, किस किस प्रकार के प्रदूषक पाए जाते हैं वो देखेंगे। इसके अलावा पानी की जो गुणवत्ता है उसका मापन किस किस ढंग से करते हैं, कौन कौन से उसके पैरामीटर्स है वो समझेंगे। और इसके अलावा जल प्रदूषण के जो प्रभाव हैं जनजीवन पे वो देखेंगे। और आखिरी में वीडियो के अंत में हम जल प्रदूषण का जो नियंत्रण है, किस किस तरीके से हम इस जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो आज का हमारे इस वीडियो का जो बेसिक उद्देश्य है वो ये है कि आप जो विद्यार्थी हैं उनको जल प्रदूषण से परिचित कराना है, उन्हें विभिन्न जल प्रदूषकों के बारे में बताना है और प्रकृति के बारे में जागरूक करना है एवं जल प्रदूषण के नियंत्रण और उसके उपाय बताना है। हम सभी इस बात से पूर्णतः परिचित हैं कि जल ही जीवन है। पानी सभी जीवित प्राणियों का सबसे आवश्यक हिस्सा है। जितनी भी सभ्यताएं हमने पढ़ी हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, ये सभी कहाँ पे हैं? जो जल निकायों हैं उसके आसपास पनपी हैं, क्योंकि जल के जो जीवन है उसके निर्वहन के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। लेकिन ये जल कैसा हो? ये जल हो जो कि शुद्ध मिले। जब भी हमें शुद्ध जल मिलेगा तभी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो जल में अगर कोई भी पदार्थ मिल जाए जो हमारे लिए उसको उपयोगी ना बनाए, तब वो हम जल को क्या कहेंगे? जल का प्रदूषण कहेंगे। ठीक है, तो जल में किसी पदार्थ का मिलना जो इसके भौतिक और रासायनिक गुणों को खराब करता है, ये जल प्रदूषण कहलाता है। और जल प्रदूषण इस प्रकार पानी उपभोग के लिए असुरक्षित बना देता है। और यही हमारे आज वीडियो का उद्देश्य है कि जल प्रदूषण क्या होता है हम समझेंगे, और कौन कौन से पदार्थ है जो इसमें मिलके इसकी गुणवत्ता को कम कर देते हैं, हम ये समझेंगे। तो प्रदूषित पानी के लक्षण क्या होते हैं? हम कैसे देख सकते हैं कि पानी प्रदूषित है? तो सामान्य रूप से जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तभी हमें दिखता है कि पानी के रंग में परिवर्तन है। तो इसे कुछ उसके पैरामीटर्स है, इसको हम देख सकते हैं कि जल प्रदूषित है। तो जल में सबसे पहले जो हमें दिखता है वो दिखती है गंदगी। ठीक है, तो अगर हमें जल का रंग का परिवर्तन दिख रहा है तो हमें समझ में आता है जल स्वच्छ नहीं है, ये प्रदूषित जल है। दूसरा टर्बिडिटी, इसमें क्या होता है? पानी में जो है धुंधलापन आ जाता है और उसमें प्रकाश का संश्लेषण नहीं हो पाता, तो इसको हम बोलते हैं टर्बिड या धुंधला पानी है। और देखिए, अगर हम धुंधला पानी है या पानी का रंग बदल गया तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये प्रदूषित पानी है, और बाकी उसकी जांच करेंगे आगे चल के। तो पहला हुआ हमारा रंग में परिवर्तन आना, दूसरा हुआ टर्बिड होना, तीसरा है अप्रिय गंध, उससे अप्रिय गंध आना, और प्रदूषकों की उपस्थिति। जब हम जांच कराएंगे तो पता चलेगा कि उसमें प्रदूषक मिल रहे हैं, तब हम बोलेंगे कि ये प्रदूषित जल है। तो जल प्रदूषण के कुछ लक्षण हैं। अब हम जानते हैं कि जल प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं। तो जल प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक प्रदूषण, दूसरा रासायनिक प्रदूषण, और तीसरा है जैविक प्रदूषण। सबसे पहले हम देखेंगे कि भौतिक प्रदूषण क्या है। तो जल का भौतिक प्रदूषण जल के रंग, गंध, घनत्व, स्वाद और मैलापन जैसे, और जो उसके तापीय गुणों हैं उसमें अगर हमें कुछ परिवर्तन दिख रहा है तो हम बोलेंगे जो जल भौतिक प्रदूषण हुआ है। उद्योगों के जो बहिस्राव है, जो कभी कभी उन रंगीन जो एफ्लुएंट्स निकलते हैं, जो भी उद्योग से रंगीन बहिस्राव निकल रहा है, उसको अगर जल निकाय में मिलाया जाए तो जल निकायों का रंग में भी परिवर्तन आएगा, तो उसको हम बोलते हैं कि जल का भौतिक प्रदूषण है ये। दूसरा है रासायनिक प्रदूषण। पानी का रासायनिक प्रदूषण अकार्बनिक और कार्बनिक रसायनों जैसे एसिड, क्षार, विषाक्त, अकार्बनिक यौगिक, कुछ मेटाबोलाइट्स हैं जैसे भंग अकार्बनिक यौगिक हैं, निलंबित जो बाय प्रोडक्ट्स निकले हैं निलंबित अकार्बनिक यौगिक हैं, और निलंबित कार्बनिक यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है। तो जब भी ये रसायन, कुछ भी चीज, रासायनिक प्रदूषण मतलब कोई भी रसायन अगर आप देख रहे हैं, अगर वो मिला है पानी में, तो हम उसको कहेंगे कि इसमें प्रदूषण किस प्रकार का है? रासायनिक प्रदूषण हुआ है। और तीसरे प्रकार का प्रदूषण है जैविक प्रदूषण। जैविक प्रदूषण का मतलब क्या है? जीव जंतु, कोई भी जीव जंतु उसमें मिल गए हैं पानी में। जैसे पानी का जैविक प्रदूषण रोगजनक बैक्टीरिया है, कुछ कवक है, रोगजनक प्रोटोजोआ है, वायरस है, परजीवी कीड़े हैं, इनकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ये जो बैक्टीरियोलॉजिकल प्रदूषण है, इसके महत्वपूर्ण स्रोत कहाँ से आएगा? ये बैक्टीरिया, कवक, ये सब प्रोटोजोआ या वायरस कहाँ से आए हैं?
ज़्यादातर ये क्या है, जो भी पानी में चीज़ें मिल गई, जैसे घरेलू सीवेज है, हम आगे पढ़ेंगे अभी, घरेलू सीवेज है या औद्योगिक अपशिष्ट निकले हैं, ये सब बैक्टीरियोलॉजिकल प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं। तो अभी हमने देखा कि जल प्रदूषण क्या क्या प्रकार हैं। तो अब हम देखेंगे मेन इसके स्रोत क्या क्या हैं। ये प्रदूषित जल हुआ कैसे, जो जल हमें साफ नदियों में था वो प्रदूषित हुआ कैसे। तो उनके जो स्रोत हैं, उनके 4 मेन स्रोत हैं। पहला है सीवेज, सीवेज या अन्य अपशिष्ट जो घरों से निकलते हैं, म्यूनिसिपल सीवेज बोलते हैं हम इनको। दूसरा है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कहा जाता है इसको इंग्लिश में, हिंदी में औद्योगिक बहिस्राव, तो उद्योग से जो बाहर अपशिष्ट निकले हैं वो। तीसरा है कृषि निर्वहन, जो भी कृषि कार्य से जो भी अपशिष्ट उनके निकले हैं वो। और चौथा है प्राकृतिक वायुमंडलीय जमाव, जो प्राकृतिक रूप से जो पानी में चीजें गई हैं। तो ये 4 प्रदूषण के स्रोत हम आगे देखने वाले हैं। तो पहला स्रोत है सीवेज, सीवेज या अनअपशिष्ट। सीवेज क्या है, सीवेज जो हमारे घरों से जो भी हमने जल उपयोग किया उसके बाद जो वो जल बाहर निकला, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। तो सीवेज घरेलू कचरे के रूप में और खाद्य प्रसंस्करण संयंत्रों से निकलने वाला जल जनित अपशिष्ट है। ये 90% जल है इसमें, ठीक है। इसमें क्या मिल क्या गया है, इसमें जो हम घरेलू चीजें हैं हमारे घर की, साबुन, डिटर्जेंट, कागज, कपड़ा, मानव मल आदि शामिल हैं। और ये जल निकायों में जब छोड़े जाते हैं, चाहे वो मतलब उसका उपचार करके या बिना उपचार, जब वो छोड़े जाते हैं तो ये जल निकाय को प्रदूषित करते हैं। तो माध्यमिक, बेसिकली सीवेज को हमेशा माध्यमिक उपचार किया जाता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। उपचार किया जाएगा तभी छोड़ा जाएगा, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर ऐसी चीजें होती हैं जो जल को प्रदूषित कर देती हैं। तो माध्यमिक उपचार के बाद भी सीवेज में नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं, मिनरल्स हैं ये, तो नाइट्रेट, फॉस्फेट ये जब मिलते हैं तो ये अक्सर जल को प्रदूषित करते हैं। और इसका एक नाम दिया गया है, उसको बोला है यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन की समस्या आ जाती है जब ये सीवेज वाटर यहाँ पे छोड़ा जाता है जल निकायों में। तो ये क्या है, यूट्रोफिकेशन क्या है, ये देखते हैं। घरेलू सीवेज जब पानी में छोड़ा गया तो उसमें क्या बताया हमने कि उसमें फॉस्फेट, नाइट्रेट ये सब की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। चाहे वो उपचार करने के बाद भी छोड़ा गया तो भी उसमें कुछ चीज़ों की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अब अगर ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, वो चले गए पानी में, तो क्या होगा, पानी के पोषक तत्वों में समृद्धि हो जाएगी। और विशेष रूप में किसमें हुई है, नाइट्रेट में और फॉस्फेट में, ठीक है। तो घरेलू सीवेज कार्बनिक, अकार्बनिक दोनों यौगिकों में समृद्ध होता है, जो जल निकायों में निर्वहन करने पर उन्हें पोषक तत्वों में समृद्ध बना देता है। और विशेष रूप में किसमें बनाया है, नाइट्रेट में और फॉस्फेट में। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो हाई न्यूट्रिएंट हो गया, न्यूट्रिएंट जो बढ़ गया है जल निकायों में, इसकी वजह से शैवाल के विकास हो जाता है उसमें। और शैवाल का विकास इतना ज़्यादा, इसको हम एल्गल ब्लूम भी बोलते हैं, तो ये इतना ज़्यादा इसका विकास होता है कि ये कंबल जैसा बना लेते हैं, एक छत जैसा बना लेते हैं पानी के ऊपर। अब क्या होगा, पानी के ऊपर एक कंबल जैसा बन गया है शैवाल का, तो जो प्रकाश है क्या वो अंदर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो प्रकाश का अंदर जाना मुश्किल, सेंसेशन मुश्किल हो जाएगा। और प्रकाश अंदर नहीं जाएगा तो अंदर जो जीव जंतु है वो कैसे जी पाएंगे। तो अंदर में पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दूसरा, जब इनका अपघटन होगा, जब इनका डिकम्पोजिशन होगा, जो भी ये कंबल डिकम्पोज तो होंगे, डिकम्पोज होकर भी नहीं चले जाते हैं, तो वो डिकम्पोजिशन जो बैक्टीरिया कर रहा है वो भी ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ कर ले रहा है। तो अंदर में क्या हो रहा है, पानी में ऑक्सीजन की कमी हो गई। दूसरा, जो प्रकाश ही नहीं जा रहा है तो अंदर जो जीव जंतु हैं वो भी ठीक से नहीं जी पा रहे हैं। तो इससे अंदर के पानी, जल निकायों का क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बढ़ जाता है, उच्च कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है और ये ऑक्सीजन रहित हो जाते हैं, जिससे मछलियाँ या जो भी जीवन अंदर में है वो सिकुड़ने लगता है। तो ये जो सीवेज निकला है, चाहे उपचार करके भी डाला गया, लेकिन कहीं ना कहीं क्या कारण बन रहा है, यूट्रोफिकेशन का कारण बनता है। और यही एक प्रकार का क्या है, जल प्रदूषण है। हमने अभी देखा, एक स्रोत देखा जो सीवेज था। दूसरा स्रोत हम देखते हैं जल प्रदूषण का, औद्योगिक बहिस्राव। जो भी उद्योग हैं, कितने प्रकार के उद्योग हैं आप समझिए, आप खुद देखें हैं कितने सारे उद्योग हैं हमारे देश में, ठीक है। तो इतने सारे प्रकार के जो उद्योग हैं, वो जो उनका एफ्लुएंट बोलते हैं, जो भी उनसे वेस्ट वाटर निकलता है, बहिस्राव है उनका, वो क्या होगा, वो भी ट्रीट किया जाता है। लेकिन ट्रीटमेंट के बाद उनको भी जल निकायों में छोड़ा जाएगा। जो ट्रीटमेंट प्रोसेस उनकी है, उसके बाद जब उपचार किया गया, उपचार के बाद जब जल निकायों में छोड़ा,
उसके बाद भी क्या होगा, थोड़ा बहुत तो उसमें कुछ केमिकल्स रह जाएंगे, ठीक है, कुछ भी रसायन रह गया है उनके अंदर, और वो रसायन जाके क्या कर रहा है, जल निकाय को प्रदूषित करता है। तो औद्योगिक अपशिष्ट में ज़्यादातर कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थ पाए जाते हैं। और बहिस्राव की प्रकृति मुख्य रूप से क्या गया पानी में, जल निकाय में क्या गया, वो किस पे डिपेंड करेगा कि जो इंडस्ट्री, कैसा उद्योग है, उसने क्या कच्चा माल यूज़ किया है, उसने क्या बनाया है, उसके हिसाब से उनका जो भी बहिस्राव है वो विभिन्न विभिन्न होगा। तो बहिस्राव की प्रकृति मुख्य रूप से उद्योग के प्रकार और उपयोग की जाने में कच्चे माल पर निर्भर करती है। और इसे मुख्य रूप से एसिड, लवण, रंजक, तेल, निलंबित ठोस, धातु के अपशिष्ट, प्लास्टिसाइजर्स जो भी उन्होंने यूज़ किए हैं, जो भी उनके इंडस्ट्री में उपयोग में आए हैं, ये सारे शामिल हैं। और ये बताया गया है कि जैसे कई रिपोर्ट्स हैं, गंगा नदी में इतना प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कितने कितने मिलियन लीटर्स, 500 मिलियन लीटर का अपशिष्ट जो आसपास में जो उद्योग हैं उनका अपशिष्ट गंगा नदी में डाला जा रहा है। और इसीलिए गंगा एक्शन प्लान बनाया जा रहा है ताकि हम उस नदी को स्वच्छ कर सकें। तो यही जो इंडस्ट्री का है, एफ्लुएंट्स होते हैं जो उनके अपशिष्ट निकलते हैं इंडस्ट्रीज या उद्योग से, वो बहुत बड़ा कारण बनते हैं जल प्रदूषण का। तीसरा जो स्रोत है वो है कृषि का निर्वहन। एग्रीकल्चर बेस्ड वो कंट्री है हमारी, जिसमें बहुत भारी मात्रा में कृषि कार्य किए जाते हैं। और कृषि कार्य से भी तो कुछ अवशिष्ट उत्पन्न होंगे, जैसे हम उसमें क्या डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, हर्बिसाइड डाल रहे हैं, कोई भी ऐसे उर्वरक डाल रहे हैं, कीटनाशक डाल रहे हैं खेतों में। तो क्या होगा, जब भी बारिश होगी तो वो पानी भी क्या करेगा, पानी जो बह के बहाव है, पानी का बहाव जो जल निकाय में जाएगा कृषि के खेतों, कृषि एरिया से, वो क्या लेके जाएगा, ये सारी चीज़ जो खेतों में डाली गई है वो भी तो वहाँ जाएगा जल निकायों में, ठीक है। तो ये कृषि निर्वहन भी एक बहुत बड़ा स्रोत बन जाता है जल प्रदूषण का। तो कृषि अपशिष्ट विभिन्न कृषि कार्यों से उत्पन्न अपशिष्ट हैं। इसमें प्रमुख रूप से खेतों से निकलने वाले उर्वरक और कीटनाशक, खेत है, पोल्ट्री हाउस है, इनमें जो खाद वगैरह यूज़ किया गया है, और बाकी अपशिष्ट शामिल हैं जो कि जल निकाय में मिल जाते हैं। और चौथा और आखिरी स्रोत है, ये जो स्रोत हमने बताए हैं वो मुख्य स्रोत हैं, छोटे छोटे स्रोत तो और भी हो सकते हैं। जो मुख्य चौथा स्रोत है वो है प्राकृतिक वायुमंडलीय जमाव। प्राकृतिक रूप से कुछ चीज़ें, जब बारिश हुई है, वर्षा हुई है, जल के बहाव से, जल क्या लेके जा रहा है, जो भी मिट्टी है, लवण है, निलंबित ठोस है, स्वाभाविक रूप से वो उनका वो बहाव में लेके जाएंगे। वो बहाव कहाँ जाएगा, जल निकाय में मिल जाएगा। तो प्राकृतिक जमाव भी एक कारण हो सकता है जल प्रदूषण का। प्रदूषण के प्रकार क्या क्या हैं, तो अब हम आते हैं वीडियो के उस चरण में जहां हम सबसे मेन कंटेंट पढ़ेंगे कि ये प्रदूषक किस किस तरह के होते हैं। तो प्रदूषक के प्रकार 4 प्रकार के हैं, 4 मेन प्रकार के प्रदूषक हैं। पहला है कार्बनिक प्रदूषक, दूसरा है अकार्बनिक प्रदूषक, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग रेडियोधर्मिक सामग्री जो भी रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स हैं, और चौथा पढ़ेंगे ऊष्मीय प्रदूषण, प्रदूषक के प्रकार। तो हम अब वीडियो के उस स्थान पे हैं जहां हम प्रदूषक के प्रकार समझेंगे। यहाँ हम 4 मुख्य रूप के प्रदूषक देखेंगे। पहला है कार्बनिक प्रदूषक, दूसरा है अकार्बनिक प्रदूषक, तीसरा है रेडियोधर्मिक सामग्री जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स हैं, और चौथा है ऊष्मीय प्रदूषण जिसको हम थर्मल पॉल्यूशन भी कहते हैं। प्रदूषक प्रकार में सबसे पहला प्रकार है कार्बनिक प्रदूषक। कार्बनिक यौगिक क्या है, जिसमें कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं, इसको हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और ये ऑक्सीजन की मांग करने वाले अपशिष्ट हैं। ऐसे प्रदूषक हैं जो ऑक्सीजन की मांग करते हैं, और इसमें मेन कौन आता है, सीवेज या सिंथेटिक कार्बनिक यौगिक, पौधों के पोषक तत्व, ये सब, या तेल, ये सब किसके अंदर आता है, कार्बनिक प्रदूषक के अंदर आता है। तो कार्बनिक यौगिक का मेन स्रोत कहाँ से आया, ये सीवेज, कागज, भोजन उद्योग, जो भोजन उद्योग हैं, कृषि भूमि है, इनके जो अपशिष्ट निकले हैं, दूसरे औद्योगिक अपशिष्ट निकले हैं, ये यहाँ से प्राप्त किया जाता है। और इसके कुछ सामान्य समूह बनाए गए हैं कि भाई कार्बनिक प्रदूषक बहुत सारे हैं, तो हम इसको कैसे समझेंगे, हम इनको कुछ कुछ समूह विभाजित कर दिए हैं, उसमें समझेंगे। सबसे पहला समूह जो हमारा है कीटनाशक। अभी हमने देखा कि हमारा स्रोत क्या था, कृषि, और कृषि में हमने क्या डाला, सब डाला, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, कीटनाशक सब डाला है, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट बोलते हैं इसको। तो ये है कीटनाशक।
कीटनाशक एक सामान्य शब्द है जिसमें कीटनाशक, कृंतक, शाकनाशी, कवकनाशी और इस तरह के यौगिक शामिल हैं। ये कीटनाशक मिट्टी में लीचिंग के माध्यम से और दूषित अपशिष्ट जल के प्रत्यक्ष निर्वहन के माध्यम से कृषि और शहरी अफवाह द्वारा पानी से अपना रास्ता खोजते हैं। कीटनाशकों के 4 प्रमुख वर्ग हैं, जो भी इनको मेन जो कीटनाशक हैं जो पानी को प्रदूषित करते हैं, पानी देखे गए हैं, इनको 4 वर्गों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है ऑर्गेनोक्लोरीन, जिसका उदाहरण है डीडीटी, जो हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं। दूसरा है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। तीसरा है कार्बामेट्स, जैसे बेगान इसका उदाहरण है। और चौथा है क्लोरोफेनॉक्सी एसिड, इसका एग्जाम्पल है, ये उसका उदाहरण है 2,4-D। दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रकार का प्रदूषक है जो कि ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट में या कार्बनिक स्रोत में आता है, कार्बनिक प्रदूषकों में आता है, वो है डिटर्जेंट। घरेलू उपयोग में हम लाते हैं डिटर्जेंट, तो ये सफाई एजेंट हैं जिनमें एक या एक से अधिक आयनिक, गैर आयनिक या एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट जैसे यौगिक पाए जाते हैं। और एक बिल्डर होगा इसमें और अन्य तत्व होंगे। तो इसमें जो ये बिल्डर बोला मैंने, सर्फेक्टेंट बोला, ये इसमें पाए जाने वाले तत्व हैं और यही मेन प्रदूषण का कारण बनते हैं। अब ये करते क्या हैं? जैसे सर्फेक्टेंट, तो सर्फेक्टेंट गंदगी के कणों के साथ स्थिर निलंबन बनाने के लिए तरल सतह तनाव को कम करता है, ठीक है, सरफेस टेंशन को कम करता है। और इसमें जो फॉस्फेट है, जो बिल्डर सर्फेक्टेंट है, तो वो बिल्डर है, वो क्या काम करता है? सर्फेक्टेंट के कार्य के लिए क्षारीय वातावरण प्रदान करता है। दोनों काम समझा हमने। सर्फेक्टेंट का काम क्या था कि गंदगी कणों के साथ स्थिर निलंबन बनाने के लिए तरल की सतह तनाव को कम किया। और बिल्डर का काम क्या था? बिल्डर ने क्या किया? क्षारीय वातावरण दिया ताकि सर्फेक्टेंट अपना कार्य कर सके, ठीक है। लेकिन ये दोनों ही चीजें, सर्फेक्टेंट और बिल्डर ही मेन क्या है? जल प्रदूषण का कारण है। डिटर्जेंट में पाए जाने वाले सर्फेक्टेंट और बिल्डर दोनों ही प्रदूषण का कारण बनते हैं। तीसरा है तेल प्रदूषण, इसको हम ऑयल पोल्यूशन भी बोलते हैं। जल निकायों में तेल और उसके अन्य उत्पादों का आकस्मिक या जानबूझकर रिसाव तेल प्रदूषण का कारण बनता है। तेल रिसाव द्वारा समुद्री वातावरण में कई वर्षों तक ये बना रहता है जो तेल है, और इसका प्रभाव मुख्य रूप से तेल की विशेषताओं पर निर्भर करता है कि कौन से कैसा रिसाव हुआ, कितने मात्रा का रिसाव हुआ, किस स्थान पर हुआ है, इस पे निर्भर करता है कि जो उनका असर इनमें देखा जाएगा, जल निकायों, उनके जीव जंतुओं में देखा जाएगा। तो इसका बहुत अच्छा एक उदाहरण है जो लेटेस्ट हमें देखा 20 अप्रैल 2010 में डीप वाटर होराइजन ऑयल स्पिल, यहाँ पे एक विस्फोट हुआ था। ये गल्फ ऑफ मेक्सिको में है और यहाँ पे एक विस्फोट हुआ जिससे जो ऑयल है, जो तेल है, उसका रिसाव हुआ भारी मात्रा में। और हम समझ सकते हैं कि अगर एक जल निकाय के ऊपर तेल का रिसाव हो जाए तो कितना घातक हो सकता है ये, जो नीचे जल के नीचे जो पाए जाने वाले जीव जंतु हैं उनके लिए। तो ये हमने देखा, जो भी हमने अभी पढ़ा वो सब क्या था? कार्बनिक प्रदूषक थे। तो अब आते हैं हम लोग अकार्बनिक प्रदूषक की तरफ। तो अकार्बनिक प्रदूषक क्या है? अकार्बनिक प्रदूषक में अकार्बनिक लवण, खनिज, एसिड, धातु और उनके अन्य यौगिक होते हैं। जल निकायों में अकार्बनिक नाइट्रोजन प्रदूषकों और अकार्बनिक फॉस्फेट का स्तर कृषि क्षेत्रों और नगर पालिका या औद्योगिक सीवेज आदि से पानी के निकलने से आता है और ये कई स्वास्थ्य समस्याएं उजागर करता है। तो अभी हमने देखा ये सब चीजें क्या हैं? जो स्रोत हैं, उन स्रोत से जो हमने पढ़ा है, स्रोत सीवेज पढ़ा, कृषि पढ़ा, वो स्रोत से क्या मिला? हमें कुछ प्रदूषक निकले और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रदूषक पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि डिटर्जेंट निकला सीवेज से, ठीक है, तो वो भी क्या कर रहा है? फॉस्फेट, पॉलीफॉस्फेट, ये सब दे रहा है। और ये सब इंडस्ट्री के एफ्लुएंट्स निकले, वो क्या दे रहे हैं? कुछ भारी धातु दे रहे हैं। तो ये सारे आते हैं अकार्बनिक प्रदूषक के अंदर। डिटर्जेंट में पॉलीफॉस्फेट पानी में फॉस्फेट का प्रमुख स्रोत है और जो एल्गल को खिलाता है। तो ये हमने यूट्रोफिकेशन में देखा है अभी। इसके अलावा अकार्बनिक प्रदूषक में एक और चीज है जो बहुत घातक पाई जाती है, वो है भारी धातुएं। किसी न किसी रूप से अगर भारी धातुएं अपने अनुमेय सीमा के ऊपर पानी में मिल जाएं तो पानी की गुणवत्ता को क्या करती हैं? कम कर देती हैं। तो पानी की गुणवत्ता में गिरावट इससे जुड़ी हुई है। कई स्वास्थ्य मुद्दों का भी ये सृजन करती हैं।
तो इसमें हम उसका उदाहरण हम देखेंगे, जैसा कि पारा, मरकरी, ये क्या है, कहाँ से मिलेगा हमें मरकरी? बैटरी, थर्मामीटर, लाइट की ट्यूब, हम जानते हैं इसमें पारा पाया जाता है, ठीक है। या ये सब बनाने वाली जो उद्योग हैं, तो ये उद्योग के जो अवशिष्ट निकले हैं ये प्राकृतिक रूप से कहाँ जा रहे हैं? जल निकायों में, पानी में मिल रहे हैं। पानी में जब ये पारा गया, जब मरकरी गया, तो ये क्या करता है, ये रिएक्शन होगा और तल के नीचे जो तल है, जो भी समुद्र निकाय का नीचे का हिस्सा है, वहां जाके ये रिएक्शन के बाद मिथाइल मरकरी बन जाएगा, मिथाइल पारा बन जाएगा। और ये मिथाइल मरकरी बहुत स्थायी होता है, बहुत स्टेबल होता है, और ये हमारे खाद्य श्रृंखला में जमा हो जाता है। तो ये मिथाइल मरकरी ही हम ज़्यादा घातक है, और इससे कई बीमारियां हम आगे देखेंगे प्रभाव प्रदूषण के, उसमें देखेंगे कि ये मिथाइल मरकरी, ये पारा, ये बहुत सारे बीमारियों का कारण बनता है। इसी तरीके से और जो भारी धातु हैं, सीसा है, फ्लोराइड है, आर्सेनिक है, ये भी ताज़े पानी और भूजल स्रोतों में पाया गया है, और ये भी महत्वपूर्ण और प्रमुख प्रदूषकों में रखा गया है। तीसरा जो प्रदूषक है वो है रेडियोधर्मिक प्रदूषक। जो भी रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो जल निकाय में मिल जाते हैं, इनको हम रेडियोधर्मिक सामग्री कहते हैं। तो ये आते कहाँ से हैं? ये चट्टानों के कुछ, देखिए इस सभी चीज़ें कुछ मानवीय कामों से आएगी और कुछ नेचुरल होंगी, प्राकृतिक रूप से आएंगी। तो प्राकृतिक रूप से चट्टानों के अपक्षय या से जो एक्टिव कंपाउंड, रेडियो एक्टिव कंपाउंड निकले हैं, ठीक है। और मानव जनित क्या है, जो रिसर्चेज हो रही हैं, जो अनुसंधान होते हैं, अयस्क खनन हो रहा है, तो रेडियोधर्मी सामग्री के उत्पादन के लिए जो अयस्कों का खनन या प्रसंस्करण हुआ, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग हो रहा है, उद्योग और अनुसंधान गतिविधियां, पर्यावरण में रेडियोधर्मी सामग्री के जो स्रोत हैं वो सबसे ज़्यादा यहीं से मिलते हैं हमको। और कौन कौन से रेडियोधर्मी, कौन से रेडियो एक्टिव कंपाउंड मिल रहे हैं? सबसे कॉमन जो है वो आता है यूरेनियम, रेडियम 226, रेडियम 228, रेडॉन, ट्रीटियम, ये सब स्वाभाविक रूप से उपलब्ध रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स हैं। इसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? रेडियम 226 और रेडियम 228 सबसे महत्वपूर्ण रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो पानी में व्यापक मात्रा में पाए जाते हैं। और यूरेनियम और थोरियम के अनुक्रमिक अवक्रमण और संलयन द्वारा निर्मित होते हैं। तो ये सारे रेडियो एक्टिव कंपाउंड, चाहे वो नेचुरल सोर्स हो, चाहे वो मैनमेड हो, प्राकृतिक हो या हमारे मानव द्वारा किया गया हो, ये भी कहीं ना कहीं रूप में जाके मिल रहे हैं पानी में और पानी को, जल को प्रदूषित कर रहे हैं। और आखिरी प्रदूषक का प्रकार है ऊष्मीय प्रदूषण। ऊष्मीय प्रदूषण मतलब थर्मल पोल्यूशन। अब ऐसा इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे जो उद्योग हैं जो लगाए गए हैं जल निकायों के आसपास, जब उनका जो अपशिष्ट जल है, जो भी उनका वेस्ट वाटर है, जब वो पानी में मिलेगा, इसका तापमान हाई होगा, तापमान ज़्यादा होगा, तो वो क्या करेगा, जो जल निकाय है उसका भी तापमान बढ़ाएगा। और जल निकाय का तापमान बढ़ने से क्या होगा, उनमें जो अंदर जो जीवन है वो प्रभावित होता है। तो थर्मल प्रदूषण या जल निकायों में के तापमान में परिवर्तन के कारण होता है। यह प्रदूषण अक्सर अपशिष्टों से जल निकायों तक गर्म निर्वहन के कारण होता है। कोयला, प्राकृतिक गैस, परमाणु या बायोमास और अन्य अपशिष्ट उत्पादों द्वारा ईंधन वाले जल निकायों के पास स्थित थर्मो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट जो हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण कारण बनते हैं प्रदूषण का। तो अभी तक हमने वीडियो में देखा कि जल प्रदूषण क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, हम कैसे पहचान रहे हैं कि जल प्रदूषित है सामने देख के, और कौन कौन से प्रदूषक हैं जो सबसे महत्वपूर्ण प्रदूषक थे वो हमने देखा। तो थोड़ा सा हम आते हैं कि पानी की गुणवत्ता का मापन, हम पानी की गुणवत्ता को कैसे मापेंगे, ठीक है। तो पहला है मैलापन, जो हम देख के समझ रहे थे, लेकिन देखने से हम उसका मापन नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहला है मैलापन, इसके लिए हम यूज करते हैं टर्बिडोमीटर। तो टर्बिड पानी में प्रकाश का संचरण नहीं हो पाता, ठीक है, कम हो जाता है, और इसीलिए ये एक बुनियादी मापदंडों में आता है। टर्बिडोमीटर एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इसमें आप जब आपका पानी रखेंगे आपको वैल्यू दे देगा वो कि कितना टर्बिडिटी है उसमें, मतलब कितना मैलापन या धुंधलापन है। तो ये एक पैमाना है इसको पानी की गुणवत्ता को नापने का। घुलित ऑक्सीजन, पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा एक मापने योग्य गुणवत्ता पैरामीटर है। पानी प्रदूषित होने पर ये जो डीओ, घुले ऑक्सीजन को डीओ कहते हैं हम लोग, तो डीओ की मात्रा कम हो जाती है। पानी में जितना ऑक्सीजन घुला हुआ है वो पानी के लिए अच्छा है, हमारे पीने योग्य है वो पानी।
तो हम इसका मापन कर सकते हैं। तो इसके दो मेथड्स हैं जो यूज़ करते हैं। पहला है विंकलर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन टेस्ट और दूसरा है घुलित ऑक्सीजन जांच, प्रोब। एक प्रोब आता है, उसके थ्रू एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसके थ्रू करते हैं। तो ये जो प्रोब वाली जांच है, घुलित डियोमीटर जो है, वो किसी भी लैबोरेटरी में मिल जाता है, बहुत आसानी से हम इसको उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स डले होते हैं, एक होता है लेड का और एक होता है सिल्वर का इलेक्ट्रोड। लेड का इलेक्ट्रोड में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन में डला रखा जाता है और इसमें पहला रिएक्शन होता है जिसमें लेड ऑक्साइड बनाएगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ है, आप जिस पानी की जांच कर रहे हैं जिसमें आपने प्रोब को रखा है, उसका ऑक्सीजन से ये रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा और हाइड्रोक्सिल आयंस बनेंगे। तो जितना आयंस बनेगा उतना क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो पानी में जितना ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है उतना ही वहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो ये दोनों प्रोपोर्शनल है, समानुपाती हैं। तो इस प्रक्रिया से हम क्या कर सकते हैं, पानी की गुणवत्ता का मापन कर सकते हैं। तीसरा तरीका है बीओडी, इसको हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। बीओडी पानी में मौजूद विघटित कार्बनिक पदार्थों के लिए रोगाणुओं द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा का एक उपाय है। इसमें क्या होगा, इसमें बीओडी के मापन के परीक्षण के लिए हम दो बोतलें लेते हैं जिसको हम बीओडी बॉटल कहते हैं। दोनों में पानी जिसकी जांच करनी है उसको भरेंगे। एक घुलित ऑक्सीजन के 2 बॉटल लिया, एक के डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को हम तुरंत माप कर रख लेंगे और दूसरी बॉटल को हम 5 दिनों के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम उसको रख देंगे। इंक्यूबेशन के बाद दूसरी बोतल को पुनः प्राप्त किया जाता है और उसका भी डीओ नापा जाता है। 2 डीओ में अंतर है, घुलित ऑक्सीजन में अंतर है, यही हमारा बीओडी है। तो हमने यहाँ पे सीखा कि बीओडी, डीओ ये कॉमन उसके पैरामीटर्स हैं जिससे हम हमारे जल कितना प्रदूषित है या अच्छा है इसका मापन कर सकते हैं। अब हम आते हैं जल प्रदूषण के प्रभाव। हम यहाँ देखेंगे क्या क्या प्रभाव है मानव स्वास्थ्य पे या पेड़ पौधों पे जल के प्रदूषण का। सबसे जो सामान्य रूप से हम जानते हैं कि अगर हम प्रदूषित पानी का उपयोग कर लें तो हमें कुछ बीमारियां होती हैं। ये विभिन्न जल जनित रोग हैं, जैसे कि टाइफाइड है, बुखार है, दस्त है, हैजा है। ये सब क्या है, प्रदूषित जल के उपयोग से होते हैं। और इसी तरीके से कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो भारी धातुएं, अभी हमने देखा कि भारी धातुएं घुल गई हैं पानी में। हम कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा मात्रा में आर्सेनिक का कंटेमिनेशन है, आर्सेनिक की टॉक्सिसिटी है पानी में। तो ये भी कुछ रोगों का कारण बनती है जिसको हम देखेंगे अभी। जैसे कि पहला है फ्लोराइड। फ्लोराइड आया कहाँ से, उर्वरक, बिजली उत्पादन संचालन, वेल्डिंग संचालन, यहाँ से मिला है। अब ये करेगा क्या, ये हड्डियों में जमा हो जाता है, जैसे दांतों में धब्बे आना, फ्लोरोसिस बोलेंगे, जोड़ों में दर्द होता है और पैरों की बाहरी ओर झुकना जिसको हम नॉक नी सिंड्रोम कहते हैं। तो फ्लोराइड से जुड़ा हुआ है ये। आप विद्यार्थियों के लिए ये याद करना बहुत अच्छा होता है कि कौन धातु से कौन सी विषाक्तता जुड़ी हुई है। तो फ्लोराइड से जुड़ा हुआ है नॉक नी सिंड्रोम। दूसरा है आर्सेनिक। आर्सेनिक मिलता है, इसका प्रमुख स्रोत है धातु के स्मेल्टर्स, कीटनाशक। और ये क्या करता है, ये लंबे समय तक इसका एक्सपोजर हो जाए त्वचा में तो त्वचा, मूत्राशय, फेफड़े, इनका कैंसर कॉज करता है। तीसरा हमने देखा है पारा। थोड़ी देर पहले हमने ये भी देखा कि पारा क्या कर रहा है, मिथाइल मरकरी बन के तल पे, जल निकाय के तल पे जमा हो जा रहा है और ये जाके सारे जो जीव जंतु हैं, जो फूड चेन है, उसका हिस्सा बन जा रहा है। तो ये इम्यून सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के या प्रतिरक्षा प्रणाली को भी नुकसान पहुंचाता है। चौथा है लेड। लेड हमें मिला कहाँ से, प्रमुख स्रोत क्या है पानी में इसके, लेड के प्रसंस्करण उद्योग, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन, यहाँ से मिलता है। प्रभाव क्या डाल रहा है, ये लिवर की डैमेज करता है, जिगर की क्षति करता है, हीमोग्लोबिन की गिनती को कम करता है, तंत्रिका तंत्र को पुरानी क्षति या मानसिक मंदता का भी कारण बनता है। पांचवा है कैडमियम। कैडमियम धातु के खनन उद्योग, दहन या उत्सर्जन या सीवेज कीचड़ से भी प्राप्त होता है, पानी में जाता है और इससे जुड़ा हुआ है इटाई रोग, जो कि गुर्दों की शिथिलता, हड्डी दोष और गुर्दों की बीमारियों या कैंसर के साथ भी जुड़ा हुआ है। हमने अभी देखा कि मानव जीवन पे क्या प्रभाव था प्रदूषित पानी का, वैसे ही पौधों और जानवरों पर भी इसका प्रभाव है। जैसे कि पौधों अगर प्रदूषित पानी में ये जिएंगे तो इनके विकास मापदंडों में, डेवलपमेंट में भी इनकी कमी आती है। जल निकायों में जल अगर प्रदूषित है तो प्रकाश की प्रवेश मुश्किल हो जाता है, जिससे जलीय पौधों में कम प्रकाश संश्लेषण होगा और समुद्री जीवन की गुणवत्ता भी कम हो जाएगी। इसके अलावा नदी में छोड़े गए अपशिष्ट जल से पोषक तत्वों में भी वृद्धि होती है, जो भी यूट्रॉफिकेशन का कारण बनता है। इसके अलावा गर्म
हमने ये भी देखा है कि थर्मल प्रदूषण होता है, तो गर्म अपशिष्ट जल निर्वहन जो जल निकायों में थर्मल प्रदूषण का भी कारण बनता है। तो हम आते हैं हमारे वीडियो के आखिरी पड़ाव पे, जहाँ पे हम ये समझेंगे कि जल प्रदूषण तो हमने देखा, लेकिन क्या ये हमारे हाथों में है इसको नियंत्रित करना? तो हमारे कौन से नियम बनाए गए हैं इनको नियंत्रित करने के लिए, या हम क्या कर सकते हैं, ये हम देखते हैं। तो अब है जल प्रदूषण का नियंत्रण। पहला है नियम विनियमों द्वारा। तो यहाँ पे जल प्रदूषण का एक्ट बनाया गया है, एक रूल बनाया गया है, इसको हम जल अधिनियम 1974 के नाम से जानते हैं। इसमें जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण और देश में पानी की स्वच्छता को बनाए रखने और बहाल करने का अधिनियम बनाया गया है, और इस अधिनियम में 1988 में संशोधन भी किया गया था। दूसरा है कोई भी अपशिष्ट जल, चाहे वो सीवेज घरेलू उपयोग से निकला हो या औद्योगिक अपशिष्ट हो, इनको बिना उपचार के पानी में जल निकाय में छोड़ना नहीं है। तो घरेलू या औद्योगिक अपशिष्ट जल को ठीक से उपचारित किया जाना चाहिए और फिर जल निकाय में छोड़ा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए मुद्रण उद्योगों के अपशिष्ट जल को जल निकाय में छोड़ने से पहले उनका रंग हटाने का काम किया जाता है और उसके बाद ही उनको जल निकाय में छोड़ा जाता है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, पुनर्चक्रण कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं कोई भी चीज़ का, या पुनर्उपयोग करना, तो इससे भी हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो कागज उद्योगों से औद्योगिक बहिस्राव जैसे कागज की लुगदी या थर्मल प्रदूषक सहित विभिन्न प्रकार के कचरे को बेहतर उपयोग के लिए पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। आजकल कई उद्योग ऐसे भी आए हैं जहाँ पे शून्य अपशिष्ट नीति बनाई गई है, कि जैसे एक उदाहरण देना चाहूँगी मैं, कि एक प्लांट है, वो बना रहा है, शक्कर का कारखाना है, वो क्या कर रहा है, गन्ने से शक्कर बना रहा है, उनका मेन प्रोडक्ट है शक्कर, जो वो बन गया, लेकिन जो उनका अपशिष्ट बचा है, जो गन्ने का जो भी चीज़ें बची है, वो बचे हुए चीज़ों अपशिष्ट से वो क्या कर रहे हैं, बिजली का निर्माण कर रहे हैं। तो वो ऐसे इंडस्ट्रीज को प्राथमिकता या प्रोत्साहन मिलना चाहिए जो कि जीरो अपशिष्ट या शून्य अपशिष्ट नीति पे काम करते हैं। और चौथा है औद्योगिक कृषि घरेलू उद्योगों में के लिए रसायनों के उपयोग में कमी। स्थायी पर्यावरण के मूल सिद्धांतों में से एक है अपशिष्ट इनपुट की मात्रा को कम करना। कम मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न करने के लिए बायोडिग्रेडेबल या गैर लगातार उत्पादों जो लॉन्ग टर्म तक ज़्यादा समय तक एनवायरनमेंट में परसिस्ट न करें, और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के उपयोग की आवश्यकता है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने देखा कि जल प्रदूषण क्या है, उसके प्रकार क्या है। आप इसके लिए कुछ वीडियो के अलावा कुछ बुक्स का भी आप अध्ययन कर सकते हैं, जैसे कि पीडी शर्मा की बुक आती है इकोलॉजी एनवायरनमेंट की, रस्तोगी पब्लिकेशन की। AK डे जी द्वारा लिखित बुक है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की, आप यहाँ से भी एक बार जो भी कंटेंट है वो देख सकते हैं। और आगे के वीडियोस में हम जानेंगे, जो आज हमने पढ़ा है कि जल प्रदूषित है, तो हम देखेंगे कि जल प्रदूषण के बाद जो भी जल है वो जब निकाय में छोड़ा जाता है उसके पहले उसका उपचार किया जाता है। तो आगे के वीडियोस में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कि इनका उपचार के क्या क्या मेथड्स हैं। धन्यवाद।